इबिटा जो टर्म है ये क्या होता है, तुम्हें क्या लगता है? एविटा टर्म जैसे हम उसी तरह से जो इक्विटी डिल्यूशन होता है वो भी इसी तरह से काम करता है। एक तो वो चीज़ कि अगर कोई बिज़नेस स्टार्ट कर रहा है तो उसके 100% है, ऐसा नहीं हो सकता है अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो। आई एम सृजन श्रीवास्तव, यू आर लिसनिंग टू द 9th एपिसोड ऑफ लेट्स ऑफ माई पॉडकास्ट सीरीज़। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे पॉपुलर टर्म्स जो कि आजकल काफ़ी चर्चा में रहते हैं शार्क टैंक की वजह से, बट उनका मतलब कितने लोगों को पता है, आज हम देखते हैं अपनी टीम के अंदर। इबिटा जो टर्म है ये क्या होता है, तुम्हें क्या लगता है? एविटा टर्म जैसे हम सर्च किए तो उसमें अर्न बिफोर इंटरेस्ट, डिप्रिसिएशन एंड टैक्सेस एंड एमोटाइजेशन के बारे में बताता है। ओके, डिप्रिशिएशन क्या होता है? डिप्रिसिएशन बोल सकते हैं कि अगर हम कंपनी में जैसे कोई प्रोडक्ट अगर हम बाई करते हैं तो वो पर डे उसका लाइफ जो होता है डिक्रीज होता है, तो उसके मेंटेनेंस वगैरह में जो भी एक्सपेंसेस वगैरह लगते हैं तो उसको एज अ डिप्रिसिएशन के टर्म में उसको यूज कर सकते हैं। ओके, तुम्हें क्या लगता है डिप्रिसिएशन क्या होता है? कोई भी एसेट जो होता है जो कंपनी खरीदती है, फॉर एग्जांपल या तो बिल्डिंग है या कोई अगर मतलब जिससे लैपटॉप्स लिए या जो भी चीज़ें लिए, तो ईयर ऑन ईयर उसकी वैल्यू डिक्रीज होती जाती है, तो वो डिप्रिशिएटिंग एसेट में हम उसको कंसिडर करते हैं। तो बिल्डिंग अगर कोई खरीदा तो डिप्रिशिएटिंग होगा या एप्रिशिएटिंग होगा? नहीं, उसकी मेंटेनेंस जो ये होगी क्योंकि वो पुराना होता जाएगा, मे बी तो उसको रेनोवेट करना या जो भी चीज़ है तो वो जो एक्सपेंसेस आएंगे वो तो ऑफ कोर्स, क्योंकि आपने जो एक वैल्यू में ख़रीदा उसके बाद उसमें आपने और ऐड ऑन किया, तो ओवरऑल देखेंगे तो हमारे तरफ से उसमें खर्च लगा, तो ओवरऑल में तो डिप्रिशिएट ही हुआ। मुझे ऐसा लगता है, मतलब हम में से कोई भी सीए नहीं है, सो जस्ट जनरल टर्म, तो बिल्डिंग अगर खरीद लिया है तो वो तो एप्रिशिएटिंग एसेट होगा, और जो मेंटेनेंस है दैट कम्स अंडर एक्सपेंसेस, क्योंकि थोड़ा हम लोग भी फाइलिंग करते हैं तो पता है इतना तो। ऐसे बोल सकते हैं जैसे हम लोग कार खरीदते हैं तो कार का हर ईयर डिप्रिशिएट होता है, जैसे 10% हुआ तो उसके हिसाब से हम लोग मेंटेन भी करते हैं, तो वो हर पर ईयर उसका डिप्रिशिएशन होता है 10% एज अ रूल। डिप्रिसिएशन जो है मोस्टली वो फाइलिंग एंड रिपोर्टिंग के टाइम पे यूज़ होने वाला टूल है, जिसमें कि जो हम परचेज़ कर रहे हैं उसको डायरेक्टली एज अ मतलब एक्सपेंस में ना शो करके, अगर कोई एसेट है जो कि लंबे टाइम से चलने वाला है तो उसके एक्सपेंस को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं ओवर द ईयर ऑफ इट्स लाइफ। बिकॉज क्योंकि अगर कोई एसेट खरीदा है किसी कंपनी ने, अगर वो उसे बेचेगा तो वो तो रिकवर हो जाएगा, राइट? तो जैसे कोई कार खरीदी कंपनी ने और 3 साल बाद उसको बेच दिया, तो जो उसकी वैल्यू डिक्रीज़ हो गई, जो जनरलाइज्ड जो अजम्पशन है डिक्रीमेंट का ऑफ वैल्यू ऑफ दैट एसेट, वो बेसिकली डिप्रिशिएशन हो गया, ठीक है? तो इबिटा जो है वो उसमें जो डी है, इबिटा अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, टैक्सेस, डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, ठीक है? अब ये अमोर्टाइजेशन क्या होता है? ये एक टर्म जो है वो काफ़ी बहुत कम सुना हुआ भी है और बहुत मतलब कंफ्यूजिंग भी ये रहता है। फिर भी मेरे अकॉर्डिंग जिस तरह से कोई भी इंटरेस्ट या कोई भी चीज़ों का रेगुलर जो पेमेंट होता है इन इंटरवल ऑफ रेगुलर पीरियड, उसको एमोर्टाइजेशन शायद मेरे हिसाब से वही होना चाहिए। हर ईयर फिक्सल ईयर होता है तो उसमें जितना प्रॉफिट होता है फिक्सल ईयर होता है, फिस्कल ईयर होता है, सॉरी फिस्कल ईयर होता है, तो कितना इंटरेस्ट आया उस पर डिपेंड करता है, कितना एमोटाइजेशन आपके। तो आई जो है इबिटा में वो तो
जो आई है EBITDA में वो तो अपना इंटरेस्ट हो ही गया, तो एमोर्टाइजेशन है क्या? एमोर्टाइजेशन जैसे आपका प्रॉफिट बेनिफिट जो होते हैं उसके हिसाब से ईयरली क्या होता है उस पर डिपेंड करता है एमोर्टाइजेशन। तुम्हें आइडिया है एमोर्टाइजेशन का? थोड़ा बहुत है। जैसे कोई भी अगर एमोर्टाइजेशन हो सकता है, सपोज दैट अगर मेरे पास कोई सॉफ्टवेयर वगैरह है तो उसमें अगर हम कोई मेंटेनेंस वगैरह कर रहे हैं तो मेंटेनेंस में जो मेरे चार्जेस वगैरह लगते हैं उसको मेंटेनेंस कर लेके, क्योंकि जब चीज़ें पुरानी होती है तो पर डे उसकी वैल्यू गिरती रहती है, तो उसके मेंटेनेंस में जो चार्जेस वगैरह लगते हैं, एक्स्ट्रा लगते हैं, उसी को एमोर्टाइजेशन बोलते हैं। जैसे हमने डिप्रिशिएटिंग एसेट्स की बात की, उसी तरह से एमोर्टाइजेशन जो है, जो मुझे ऐसा लगता है, जो मैंने पढ़ा है, जो जितना मुझे समझ में आया वो है कि कुछ ऐसे एसेट्स होते हैं जो कि इनटेंजिबल होते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर कोई ब्रांड अपने ब्रांड बिल्डिंग में जो एक्सपेंसेस कर रहा है, लेट्स से नहीं, ब्रांड बिल्डिंग में एक्सपेंसेस तो शायद मार्केटिंग में आएगा, बट जैसे कोई ब्रांड खरीद लिया, ठीक है, अब जो ब्रांड जो खरीदा गया है वो एक इंटेंजिबल चीज़ है, ठीक है, उसका ना तो हम डिप्रिशिएशन मतलब डिप्रिशिएट करेगा नहीं करेगा पता नहीं, तो बट उसका मतलब उसको हार्ड एसेट में भी नहीं रखेंगे, राइट। तो आई थिंक जो इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं उसका जो बेनिफिट होता है, जो इन्वेस्टमेंट हो गया, उसको बुक्स पे लाने के लिए अमोर्टाइजेशन यूज़ करते हैं। तो EBITDA के अंदर ये तो सब टेक्निकल हो गया, राइट, बट EBITDA जो मोटा मोटी अपने को जो समझने की वाली बात है वो ये है कि EBITDA शो करता है कि ओवरऑल कैश फ्लो कंपनी का कैसा जा रहा है, ठीक है। अगर आपके पास बहुत सारा लोन भी है, आपने बहुत पैसा खर्च भी कर दिया, तो ओवरऑल तो आप लॉस में हैं, लेकिन अगर एनुअल बेसिस पे अगर आप EBITDA पॉजिटिव है, मतलब कि आपका चल रहा है काम और चल सकता है। कुछ आई थिंक 20% या आई डोंट नो कुछ परसेंटेज होता है, जनरली लोग जो कॉमर्स पढ़ते हैं उसको पता होता है कि उसके ऊपर है तो हेल्दी है, अगर उससे नीचे है तो कंपनी के लिए हेल्दी नहीं है। मान लो अगर इंटरेस्ट के बाद जो है कुछ बच ही नहीं रहा या फिर नेगेटिव हो गया, लॉसेस हो रहे हैं, तो फिर वो मुश्किल हो जाएगा, राइट। बट अगर लोन लेकर के भी अगर कंपनी चल रही है तो सही चीज़ है, मतलब चल जाएगी कंपनी थोड़े टाइम तो। इन जनरल जो हुआ मतलब EBITDA या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा कंपनी का ना, मतलब प्रॉफिट लॉस में उसको अर्निंग्स है जो, हाँ, तो मतलब अर्निंग्स जो हुए मतलब रेवेन्यू जो हमारा आया, तो या तो प्रॉफिट या लॉस से ही उसको हम लोग मतलब ये करेंगे या कैलकुलेट नहीं, मतलब EBITDA जो है मतलब उसी का पार्ट हुआ प्रॉफिट लॉस का, या मतलब कुछ अलग ही हो गया ये आई थिंक प्रॉफिट का ही है, बट प्रॉफिट बिफोर मतलब वो है, मतलब बिफोर जो एक मिनट मैंने शायद गलत बोला ना, अर्निंग्स बिफोर है ना, बिफोर इंटरेस्ट बिफोर टैक्स, तो ये बेसिकली हेल्थ को नहीं रिप्रेजेंट कर, हेल्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है, बट ये रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है कि कंपनी जो है वो चल पाएगी नहीं, बिकॉज मान लो इंटरेस्ट देने के पहले आई थिंक इट इज़ एन इंडिकेटर ऑफ द बिजनेस मॉडल ऑपरेशंस मोस्टली, ना कि फाइनेंशियल्स, राइट, बिकॉज क्योंकि उसमें ना तो हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया, ना ही डिप्रिशिएशन कैलकुलेट किया, ना ही टैक्स कैलकुलेट किया। तो लेट्स से अगर कोई बिज़नेस कर रहा है, उसको बिज़नेस मतलब इतना सामान खरीदा उतना सामान बेचा, उसमें उसको 10 रुपये का अगर उसका वो है तो EBITDA वैसे परसेंटेज में कैलकुलेट होता है, आई डोंट नो व्हाई, तो पता नहीं परसेंटेज किस चीज़ का होता है। EBITDA हमेशा परसेंटेज मैंने देखा है जब भी डिस्कस होता है, जब भी डिस्कशन इवन शार्क टैंक में भी एक्चुअली वो परसेंटेज ना वो है एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर और लास्ट इंटरवल ऑफ टाइम, कितना इंक्रीज हाँ हुआ है, हाँ, राइट। तो अगर पॉजिटिव है मतलब अच्छी डायरेक्शन में जा रहा है बिजनेस मॉडल वाइज, कि मतलब इफ़िशियंसी ऑफ द बिजनेस हैज़ इम्प्रूव्ड,
राइट। तो उसके पहले जो मैंने बोला वो गलत था शायद। ठीक है, अब दूसरा टर्म जो हमने सोचा था वो था बर्न रेट। हाँ, सो बर्न रेट और रनवे दो टर्म्स काफ़ी साथ में यूज़ होते हैं। तो बर्न रेट और रनवे क्या होता है? एज अ बर्न रेट, जैसे कोई कंपनी इस्टेब्लिश होती है तो उसमें उसको कितना लॉस होता है वो शायद बर्न रेट को दर्शाता है। बर्न रेट मेरे हिसाब से मतलब मोस्टली जितने सारे कंपनी होते हैं वो पर मंथ के हिसाब से बर्न रेट कैलकुलेट करते हैं। और बर्न रेट को एक टर्म सिंपल टर्म में बोल सकते हैं निगेटिव कैश फ्लो। अगर सपोज डेट अगर मैं कोई भी एक प्रोडक्ट बना रहा हूँ उसमें मेरे टोटल एक्सपेंसेस जो खर्च है 10,000 रुपये है, बट उससे मेरा रेवेन्यू जो हुआ लाइक 5,000 हुआ। तो इसमें बर्न रेट को अगर कैलकुलेट करना है तो लाइक एक्सपेंसेस माइनस रेवेन्यू। तो बर्न रेट मतलब खुद के जो पैसे हैं निगेटिव में जा रहा है। अगर मान लीजिए इससे हम बर्न रेट के थ्रू अगर कोई स्टार्टअप कंपनी है अगर फंडिंग वगैरह लिया है तो जैसे अगर निगेटिव में जा रहा है तो इसके हिसाब से उसको हम कैलकुलेट ये भी कर सकते हैं कि आगे जो कंपनी है अगर सेम बर्न रेट के हिसाब से जा रहा है लॉस में जा रहा है, बर्न रेट के हिसाब से बोल सकते हैं कि खुद मतलब पैसे की लॉस। तो मेरे हिसाब से ओके कूल। प्रणय तुम्हारे हिसाब से? बर्न रेट अगर कोई एंटरप्रेन्योर है उसने अगर सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्ट करके अपना स्टार्टअप स्टार्ट किया और फर्स्ट डे से उसको ऑफ कोर्स है कि प्रॉफिट कुछ नहीं होगा, ना ही कुछ रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, लेकिन उसके एक्सपेंसेस स्टार्ट हो जाएंगे। तो जो भी उसने अमाउंट इन्वेस्ट किया है वो उसमें से देता जाएगा पैसे, जो भी खर्च होगा तो वो माइनस में जाता रहेगा। तो ये जब तक हमारा कंपनी प्रॉफिट नहीं स्टार्ट करेगा तब तक ये बर्न रेट जो है वो नेगेटिव में ही रहेगा। तो हाँ मतलब बर्न रेट ही रहेगा वो, मतलब जब तक उसने इनकम कुछ भी स्टार्ट नहीं किया अपना अर्न करना, तो इसको हम बर्न रेट बोल सकते हैं। रनवे ये हुआ कि ये जो हमने इन्वेस्ट किया ये अमाउंट ऑफ मनी ये हमारा कितने पीरियड ऑफ टाइम में ख़त्म हो जाएगा, तो ये रनवे हुआ। बिल्कुल सही है, मतलब वही है। अगर बहुत ही सिंपल टर्म्स में बोलें तो कंपनी के पास जो कैपिटल है इन द फॉर्म ऑफ कैश और व्हाटएवर वो किस रेट से कम हो रहा है। रिजर्व कैश जो होता है, ऑपरेशनल वाला नहीं, ऑपरेशनल कैपिटल नहीं, बट रिजर्व जो कैश है वो किस रेट से कम हो रहा है उसको बोलते हैं बर्न रेट। अगर बर्न रेट अगर 2 लाख रुपए है पर मंथ, मतलब आपके पास 10 लाख रिजर्व में है तो आपका रनवे हो गया 5 मंथ्स का, आपका रनवे हो गया। सिंपल, कूल। अब हम डिस्कस करेंगे लास्ट टर्म विच इज़ इक्विटी डिल्यूशन। ठीक है, तो ताजिम तुम्हें क्या लगता है इक्विटी डिल्यूशन क्या होता है? ये मतलब जहाँ तक मैं पॉइंट जानता हूँ ये एक्चुअली स्टॉक वगैरह में यूज़ होता है, बट इस पॉइंट के बारे में उतना ज़्यादा क्लियर नहीं हूँ। ठीक है, तो प्रणय तुम्हें क्या लगता है? इक्विटी डिल्यूशन जिस तरह अगर कोई ओनर है कोई बिजनेस का तो स्टार्टिंग में अगर उसने एज ए इंडिविजुअल उसने स्टार्ट किया है तो वो अपनी कंपनी के 100% स्टेक का सोल ये ओनर होता है। लेकिन जब वो इन्वेस्टमेंट के लिए जाता है तो वो कुछ मनी रेज करेगा, तो मनी उसको कोई गारंटी या कुछ पे मिलता है या मतलब वो अपना कुछ शेयर्स देता है, उस इन्वेस्टर को अपना कुछ शेयर देगा, उसके बदले में वो पैसा रेज करेगा, तो वो 100% में से ही देगा, तो वो अपना इक्विटी काइंड ऑफ डाइल्यूट कर दिया वहाँ पे, तो यही हुआ। I agree with Pranay. Absolutely. Absolutely agree with Pranay. So डिल्यूशन का जो वर्ड है उसका लिटरल मीनिंग क्या होता है कि जनरली सॉल्यूशंस के टर्म में बात करते हैं कि अगर मान लो कि किसी लिक्विड में सॉल्ट का कंसंट्रेशन अगर कुछ भी है ग्राम्स पर ml, ग्राम्स पर लीटर है, अगर उसमें और ज़्यादा पानी डाल दोगे तो वो डिल्यूट हो गया, राइट। उसी तरह से जो इक्विटी डिल्यूशन होता है वो भी इसी तरह से काम करता है। सो एक तो वो चीज़ कि अगर कोई बिज़नेस स्टार्ट कर रहा है तो उसके 100% है,
ऐसा नहीं हो सकता है अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो, बिकॉज एक से ज़्यादा डायरेक्टर्स चाहिए होते हैं, ठीक है। तो जब कंपनी फॉर्म होती है तो कुछ कैपिटल रखा जाता है और इनिशियल शेयर्स इशू किए जाते हैं, ठीक है। लेट्स से 1000 शेयर्स इशू किए गए और मान लो 2 डायरेक्टर हैं, उनको 500 शेयर दे दिया गया, दोनों के हो गया 50%। अब मान लो कोई नया इन्वेस्टर है, वो इन्वेस्ट करना चाहता है, कुछ पैसे देगा, कंपनी के अकाउंट में आ जाएंगे। कंपनी जो है पैसे के बदले उसे कुछ देगी, ठीक है। तो कंपनी क्या करती है कि वो और लेट्स से 1000 शेयर्स इशू कर लिए, ठीक है। और जो इन्वेस्टर है उसको 500 शेयर दे दिए, ठीक है। और जो बचे 500 है उसमें 250 एग्जिस्टिंग डायरेक्टर्स को दे दिया, ठीक है। तो अब क्योंकि नंबर ऑफ़ शेयर्स जो है वो बढ़ गया और जो एग्जिस्टिंग वाले अपने जो शेयर होल्डर्स हैं, जो दोनों डायरेक्टर हैं, उनका शेयर उतने अमाउंट से नहीं बढ़ा जितने अमाउंट से शेयर बढ़ा, तो उनका जो कंसंट्रेशन ऑफ शेयर हुआ वो डिल्यूट हो गया। तो ये डिल्यूशन है, मतलब ट्रांसफ़र ऑफ शेयर भी हो सकता है, बट मैंने कभी सुना नहीं है कि एग्जिस्टिंग किसी से शेयर लेके किसी को दे दिया, हाँ न्यू शेयर वो इशू कर दिया। तो जो पेड अप कैपिटल था ना, कैपिटल बढ़ गया और नंबर ऑफ़ शेयर्स इशू हो गए। तो ये एक्चुअली मैंने एक्सपीरियंस किया एक बार, तो इसलिए थिंक दैट्स इट फॉर टुडे। एनी अदर वर्ड्स टू डिस्कस, और कोई वर्ड है डिस्कस करने के लिए? वर्ड्स तो मतलब बहुत सारे रहते हैं, लेकिन अभी माइंड में शार्क टैंक का याद नहीं आ रहा। अच्छा ठीक है। सो ये था हमारा 9th एपिसोड लेट्स ऑप्टिमाइज पॉडकास्ट सीरीज़ का। अगर आप कोई बिज़नेस रन करते हैं और उसे ऑनलाइन ले जाना चाहते हैं, जैसे कि अगर आपका कोई D2C ब्रांड है, या फिर आपका ग्रोसरी स्टोर है, या इवन आपका अगर रेस्टोरेंट है जिससे आप ऑनलाइन ले जाना चाहते हैं और अपने कस्टमर्स को ऑनलाइन प्रोडक्ट्स सेल करना चाहते हैं, तो आप ऑप्टिमाइज को यूज़ कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग दिस पॉडकास्ट। सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। बाय बाय।